everyone. My name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 2 India an Introduction. बहुत लोगों ने मुझे ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए कहा था, आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. देखते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. द स्ट्रक्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India is a vast country. To the north lie the Himalayas, the world's largest and youngest mountain range. The Indus, Satluj, Gangas and Brahmaputra rivers flow through deep canyons in these mountains. The Peninsular Plateau is an ancient landmass. India is a land of contrast. You freeze in the extreme cold of Kargil in Jammu and Kashmir, while you swelter in the heat of the Thar Desert in Rajasthan. Myswaram in Meghalaya has the highest rainfall in the world. Many different kinds of trees and animals are found in the subcontinent. Different languages are spoken in different regions. People dress and eat in different ways. These differences complement each other. Every region depends on the other for its needs. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका इंडिया है. ठीक है, इंडिया में जो ऊपर के साइड में है, ठीक है, ये जो साइड है वहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है. यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान की तरफ आपको डेजर्ट मिलेगा, नीचे में कोस्टल एरियाज हैं और यहाँ पर रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल का भी एरिया है. मीन्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया में हर तरह के क्या है आपको लोग मिलेंगे और हर तरह का एनवायरनमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा. गर्मी, ठंडी, जम्मू कश्मीर में आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी. उसी तरीके से जब आप थार डेजर्ट एरिया में जाओगे राजस्थान में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी. यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी, रेनफॉल भी इंडिया में होता है. हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया भी आपको मिलेगा. मॉडरेट टेम्परेचर भी यहाँ मिलेगा. इंडिया में यहाँ पर कुल मिला के ये कहना जा रहा है कि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी लोग रहते हैं और साथ में हम हर तरह का क्या है एनवायरनमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. और कोई भी एक रीजन दूसरे रीजन, हर एक रीजन क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. हर एक रीजन क्या करता है, अपनी ज़रूरत को दूसरे स्टेट से वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत को क्या करता है, पूरा करता है. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैन बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट जोग्राफिकल रीजन इन द मैप ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. To the northwest lie Kirthar and Suliman mountain chains. To the north of the Hindu Kush range, the Himalayas extend like a bow from north to east. The Arakan Yoma mountains are located in the northwest. They extended from western Myanmar in the south along the coast of Bay and Bengal and connect to the Himalayas in the north. ठीक है, यहाँ पर आपको उसका जो जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का जो पार्ट है वो क्या है, कीर्तन सुलेमान माउंटेन रेंज से कवर्ड है नॉर्थ से वेस्ट तक. साथ में नॉर्थ में हिंदू कुश रेंज भी है. इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया है. Look at the dark black line in map 2.1. The line runs along the high and inaccessible mountain ranges that separate India from the rest of Asia. The peninsula extends to the south. The waves of the Arabian Sea and the Bay of Bengal lap its shores on two sides. The entire region appears impregnable and inaccessible from all sides. This region of South Asia is called the Indian subcontinent. ठीक है, देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरफ में आपका अरेबियन सी है, दूसरी तरफ में बे ऑफ बंगाल है. नीचे का जो जितना भी एरिया है वो क्या है आपका कोस्टल एरियाज में आएंगे. ठीक है, ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, देखिए 2.1 में ये जो रीजन है वो क्या है आपका, नीचे में एरिया में आपके एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ में अरेबियन सी है और नीचे में आपका इंडियन ओशन का पार्ट है. इस तरफ से आपका पूरा का क्या है माउंटेन से कवर्ड है. पूरे यहाँ से कश्मीर इस तरफ से लेके यहाँ से लेके पूरे इधर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से माउंटेन से कवर्ड है. ये पूरा क्या है एक इनप्रेग्नेबल एरिया है जिसमें कोई भी क्या है आसानी से नहीं आ सकता. यहाँ पर इसका कहना यही है. नीचे में सब क्या है साउथ एशिया, नीचे का जो पार्ट है वो आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाता है. It is clear from map 2.1 that the Indian subcontinent is a unique region of the Asian continent. Its geographical location and topography give it a distinct climate that is called monsoon climate.
Imagine if there was no high and extended Himalayan mountain range to the north and no expanse of seas on both sides of the peninsula to the south. What rainfall would the subcontinent receive? What would save it from the biting cold and cold wind blowing southwards from the North Pole? If there were no Himalayas, there would be no mighty rivers flowing in this Gangas, Yamuna, etc., and no extensive plains created by these rivers. The Indian subcontinent would be transformed into a barren desert under such conditions. अब देखिए यहाँ पर बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या है, एक यूनिक रीजन है एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, एक यूनिक एरिया पे है जिसमें जो क्लाइमेट है वो क्या है, यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट की बात की गई है। मीन्स यहाँ पर नीचे के एरिया से, मीन्स जो आपका साउथ एरिया है वहाँ से क्या है, विंड जो है वो ब्लो होके आते हैं और हिमालय से टकराने के बाद में क्या है वो वापस आते हैं, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होता है इंडिया में, जो रेनफॉल होता है वो मानसून जो आता है वो उसी की वजह से आता है। यहाँ पर आपको इमेजिन करने के लिए कहा है कि अगर हिमालय नहीं होता, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज अगर नहीं होता तो हो सकता है कि इंडिया क्या बन जाता, एक बैरन लैंड बन जाता, बंजर ज़मीन बन जाती, जिसमें क्या है पानी, रिवर्स जो हैं, अगर हिमालय नहीं रहता तो कोई भी रिवर्स, मतलब बहुत सारे जो मेनली जो रिवर्स हैं जैसे इंदस, गंगा, यमुना, ये सारे रिवर्स जो है वो नहीं फ्लो होते। और साथ में हिमालय अगर नहीं होता वहाँ पर तो जो मॉनसून है वो भी वहाँ से टकरा कर वापस नहीं आता, वो और आगे चले जाता, जिसकी वजह से हो सकता था इंडिया में क्या पड़ जाता, यहाँ सूखा पड़ जाता। द फर्टाइल इंदस एंड गंगास रिवर valleys gave birth to an ancient civilization. Historians say that humans left Africa 6,000 years ago in search of food and water. They traveled through West Asia to reach the Indian subcontinent. The point to ponder is how did they find a way into the subcontinent that is so naturally impregnable from all sides? They came through the mountain passes and river valleys in these high and impregnable ranges. The most famous of these passes are the Kaibar Bulan passes. See figure 2.1. This northern western passes opened up routes to Tibet. People also reached the northwestern regions of Indian subcontinent through the eastern passes and through the Sun Plateau. Settling in the Brahmaputra plains, many people reached India by sea through Makran coast of the south. The point is that wherever geographical conditions create barriers for people, they also create new opportunities. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ह्यूमंस थे, ठीक है, हिस्टोरियंस का यहाँ पर ये कहना है कि 67,000 पहले जो लोग थे उन्होंने क्या है अफ्रीका को छोड़ दिया था और वो फूड और वाटर की तलाश में, ठीक है, खाने और पीने की तलाश में वहाँ से निकल गए थे। और बहुत दूर तक ट्रैवल करने के बाद वो वेस्ट एशिया में जब वो पहुँचे तो उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को वहाँ पर वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जाना चाहते थे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो पहुँचे। जब उस वक्त में भी, ठीक है, जब लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे अपने, उस वक्त पे क्या है कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हील की डिस्कवरी या कोई भी गाड़ी, कार, ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, या आपका जो पानी का रूट है वो भी क्या है उतने अच्छे से डिस्कवर नहीं हुआ था। तो किस तरीके से वो वहाँ पर लोग जो हैं वो इंडिया में पहुँच पाए, ये यहाँ पर बताया गया है। जबकि जो पूरा जो इंडियन रीजन है वो क्या हुआ है, एक तरफ से पूरे हिमालय है और नीचे में पूरा ओशंस हैं। तो किस तरफ से वो आ पाए, तो ये वहाँ पर बताया गया है कि दो तरफ से वहाँ पर क्या है उनके पास में आने का तरीका था। पहला तो यहाँ पर से, ठीक है, वो तिब्बत के रास्ते से होते हुए यहाँ पर तिब्बत पाकिस्तान, ये रूट था उनका जिसके थ्रू वो वहाँ पर से आ सकते थे। और सेकेंड ये था कि वो असम साइड से इस तरफ से क्या है आ सकते थे। तो ये दो रूट वहाँ पर आपको बताए गए हैं। Different kinds of people kept coming in the Indian subcontinent at different times, bringing their cultures with them. Some of them assimilated themselves into the communities already living here, while others maintained their separate identities. Their diverse cultures, religious beliefs, and professions intermixed and influenced each other over time. So, cultural pluralism flourished in the Indian subcontinent even as the common cultural thread was woven by the ancient civilizations that evolved. ठीक है,
अब अलग अलग जगह से लोग क्योंकि इंडिया में आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, जिसकी वजह से वो अपना खुद का कल्चर भी यहाँ पर लेके आए थे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर क्या हो गए, उस हमारे कल्चर के साथ में एसिमिलेट हो गए, मिल गए, और कुछ लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर्स को क्या है बनाए रखा, और अपनी अपने सेपरेट आइडेंटिटीज बनाई, और उनके जो कल्चर, अपने सेपरेट आइडेंटिटी बनाई, अपने कल्चर्स को वो छोड़े नहीं, और उन्होंने क्या किया, अपने ही कल्चर को माने रखे वहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या है लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा यहाँ पर बोली जाती है, और कल्चरल प्लूरिज्म जो है वो इंडिया में बहुत अच्छे से है। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में 1.1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।